स्प्लीन स्प्लीन का जो साइज़ होता है वो क्लोज फिस्ट के बराबर होता है। होती कहाँ पर है? लेसर सैक जो होती है उसकी लेफ़्ट लैटरल एक्सट्रीमिटी पे होती है। अब स्प्लीन के साथ कुछ लिगामेंट्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोस्प्लीनिक जो स्टमक और स्प्लीन के बीच में होता है, और इलियो रीनल जो स्प्लीन और किडनीज के बीच में होता है। अब अगर गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट की बात करें तो स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उससे लेकर स्प्लीन तक होता है। और इस गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के अंदर क्या होती है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स। ये वो वेसल्स हैं जो कि स्प्लीनिक आर्टरी में से निकल रही हैं। सो दोनों स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस जो होती हैं वो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के अंदर होती है। उसके अलावा एक और लिगामेंट होता है जिसे लीनो रीनल लिगामेंट कहते हैं, यानी स्प्लीन से लेकर किडनीज तक। ये कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है, और इसके अंदर स्प्लीनिक वैसल्स होती हैं और पैंक्रियाज की टेल होती है। अब अगर ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज की बात करें तो स्प्लीन की आर्टीरियल सप्लाई स्प्लीनिक आर्टरी से, और ड्रेन जो होती है वो स्प्लीनिक वेन से होती है। स्प्लीनिक आर्टरी कहाँ से आती है? ये हमारे पास सीलिक ट्रंक से आती है। इस तरह जो स्प्लीनिक वेन होती है ये कहाँ जाती है? वेल, ये स्प्लीनिक वेन जो होती है सुपीरियर मिजेंटेरिक वेन को जाकर ज्वाइन करती है, और अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर पोर्टल वेन बनाती हैं, और देन ये लिवर के पास जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर स्प्लीन का हम देखें तो स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम बनाती है। अब स्प्लीन के बाहर एक थिन फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि पेरिटोनियम के साथ अटैच होता है। अब ये जो फाइब्रस कैप्सूल होता है ये स्प्लीन के अंदर घुस जाता है, और इस तरह ये कुछ ना कुछ ट्रैबिकुलाई बनाता है, और इन ट्रैबिकुलाई के बीच में क्या होता है? स्प्लीनिक पल्प होता है। अब अगर बात करें स्प्लीन के क्या क्या फंक्शंस हैं, वेल स्प्लीन के इम्यून फंक्शन है, ये आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनाती है। फिल्ट्रेशन में आरबीसीज़ को फिल्टर करती है, रिमूव करती है, प्लेटलेट्स को रिमूव करती है। रेजर्वॉयर भी है, यानी 8% आरबीसीज़ इनके अंदर पड़े हुए होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। उसके अलावा साइटोपोइसिस, जब इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है तो फिर ये साइटोपोइसिस करती है। एक्सेसरी स्प्लीन की बात करें जिन्हें हम कहते हैं स्प्लीनैनकुलस। सो ये जब स्प्लीनैनकुलस है या स्प्लीनैनिकुला है, या ये जिसे एक्सेसरी स्प्लीन कहते हैं, क्या है? ये सिंगल या मल्टीपल हो सकती हैं, और 10 से 30% लोगों के अंदर होती है। कहाँ कहाँ हो सकती है? जो मेन स्प्लीन है उसके हाइलम के अंदर हो सकती है, पैंक्रियाज की टेल के अंदर हो सकती है, मेसोकोलोन के अंदर हो सकती है, या स्प्लीनिक लिगामेंट्स पे। अब हम क्यों स्प्लीनैनकुलाई के बारे में पढ़े हैं? वेल, जब भी कोई सिस्टेमिक बॉडी डिजीज़ होती है या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरपीसीज़ की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलासीमिया हो गया, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो गया, सो इन सारे केस में हम स्प्लीनैनकुलाई को भी रिमूव साथ करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? नॉर्मल स्प्लीन तो हम निकाल देंगे, ये जो एक्सेसरी स्प्लीन है ये देन हमारे पास कंपनसेटरी जो है हाइपरप्लेजिया करेगी, ये लार्ज हो जाएगी, और देन जो साइन सिम्टम्स है वो अगेन परसिस्ट करेंगे। हाँ, अगर किसी पर्सन को ट्रॉमा हुआ है, कोई सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं है, सिर्फ ट्रॉमा हुआ है या स्प्लीनिक एब्सेस है और स्प्लीन निकालनी पड़ गई है, स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ी है, फिर हम स्प्लीनैनकुलाई को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि स्प्लीन की जगह फिर ये जो एक्सेसरी स्प्लीन्स हैं ये काम करेंगी। अगर हम इस केस में इन्हें भी निकाल देंगे तो फिर पेशेंट को बाद में बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकती है, डेथ हो सकती है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस वगैरह आ सकते हैं। सो सिस्टेमिक डिजीज़ में स्प्लीनैनकुलाई को साथ निकालेंगे, ट्रॉमा और एब्सेस के अंदर स्प्लीनैनकुलाई को नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट वी हैव हाइपरस्प्लीनिज्म। अब ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी। देर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर लाइन सेल्स, फॉर एग्जांपल आरबीसीज कम होंगे तो अनीमिया हो जाएगा, और इसी तरह अगर डब्ल्यूबीसीज कम हो गए तो उसमें लिकीमिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो गए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। सो इसमें स्प्लीनिक एनलार्जमेंट होगी, किसी एक सेल लाइन की डेफिशिएंसी होगी, कंपनसेटरी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होगा, और जिसकी वजह से स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाएगी। और इसमें क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगी आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। जब हम स्प्लीन रिमूव कर देंगे तो साइन सिम्टम्स बेहतर हो जाएगा। तो हाइपर स्प्लीनिज्म हम सिंपली कहते हैं हाइपर फंक्शनिंग ऑफ स्प्लीन को। अब अगर बात करें स्प्लीनेक्टमी की तो ये हम क्यों करते हैं, क्या इंडिकेशन है? वेल, अगर कोई ट्रॉमा हो गया, फॉर एग्जांपल ब्लंट इंजरी हो गई है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है ऑन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, तो इस केस में स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी। कोई आयाट्रोजेनिक इंजरी हो गई है, फॉर एग्जांपल हम ऑपरेशन कर रहे थे, कोलेक्टमी कर रहे थे, या पैराइसोफेजियल हर्निया का रिपेयर कर रहे थे और स्प्लीन डैमेज हो गई है, या नेफ्रेक्टमी कर रहे थे, स्प्लीन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, फंडाप्लिकेशन कर रहे थे, तो इन सारे केसेस में हम क्या करेंगे? स्प्लीनेक्टमी। इसके अलावा ये तो थी सारी ट्रॉमेटिक कंडीशंस। कुछ आरबीसीज डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। इस केस में भी हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे।
प्लेटलेट डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल आईटीपी या टीटीपी, जिसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा कहते हैं, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा कहते हैं, इसके अंदर स्प्लीनेक्टमी करेंगे। WBCs और बोन मैरो डिसऑर्डर्स, लिकीमिया हो गया, लिम्फोमा फॉर एग्जांपल हॉजकिन लिम्फोमा, माइलोफाइब्रोसिस, CML। सो CML, माइलोफाइब्रोसिस, इनके अंदर मैसिव इनलार्जमेंट होती है स्प्लीन की। इसके अलावा कुछ और मिसलिनियस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड सिस्ट है, एब्सिस बन गया है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है। फॉर एग्जांपल सिरोसिस में होता है कि हेपाटोमेगली भी होती है पहले अर्ली सिरोसिस में, फिर लिवर श्रिंक कर जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, साथ स्प्लीन जो है वह इनलार्ज कर जाती है, फिर स्प्लीनिक आर्टरी एनेरिज्म। सो इन सारे केसेस में हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे। इसके अलावा प्री ऑप प्रेपरेशन में क्या होगा, पेशेंट को हम प्रिपेयर करें स्प्लीनेक्टमी के लिए, तो हम उसकी चेक करेंगे कोआगुलेशन प्रोफाइल, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होती है, DVT का प्रोफाइल एक्सेस देंगे क्योंकि उसने बेड पे बैठना है, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन करेंगे। अब स्प्लीन जो है हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो सकती हैं। सो जब भी हमने स्प्लीनेक्टमी करनी है, हमने पेशेंट को वैक्सीनेट करना है। किसके अगेंस्ट वैक्सीनेट करना है, एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, और वैक्सीनेशन जो है वो सर्जरी से 2 वीक्स पहले देनी पड़नी है। हाँ, किन किन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट देंगे, हम देंगे पोलीवेलेंट नीमोकोकल वैक्सीन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के अगेंस्ट, मेनिंजोकोकल वैक्सीन मेनिंजोकोकस के अगेंस्ट, और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। सो स्प्लीनेक्टमी से 2 हफ्ता पहले हम ये वैक्सीन पेशेंट को देंगे। अगर सबसे पहले पोलीवेलेंट नीमोकोकल वैक्सीन की बात करें तो ये 85 से 90% नीमोकोकल टाइप्स को कवर करती है, और पेशेंट जो 2 साल से बड़े हैं उन्हें हम ये वैक्सीन देंगे स्प्लीनेक्टमी से पहले, और स्प्लीनेक्टमी के बाद 5 साल बाद ये वैक्सीन जो है दोबारा देंगे। सो पोलीवेलेंट जो है 2 साल से बड़े लोगों के लिए है, स्प्लीनेक्टमी से 2 हफ्ता पहले, और स्प्लीनेक्टमी के 5 साल बाद इसको रिपीट देंगे। मेनिंजोकोकल वैक्सीन जो है वो 2 साल से बड़े लोगों को देंगे, और 1 टाइम वैक्सीन ये देंगे। इसके अलावा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी है, ये तब देंगे जब पेशेंट ने बचपन में रिसीव नहीं की, क्योंकि बचपन में जब EPI का चार्ट होता है उसके अंदर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये सारी वैक्सीन होती हैं। सो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी तब देंगे जब पेशेंट ने ड्यूरिंग इन्फेंसी रिसीव नहीं की। अब अगर कोई पेशेंट हमारे पास ट्रॉमा के साथ प्रेजेंट किया है, ब्लंट इंजरी है, और हमें एमरजेंसी में उसकी स्प्लीन निकालनी पड़ गई है, तो अब क्या करेंगे, तो 2 वीक्स पहले देनी होती है वैक्सीन। सो इस केस में हम स्प्लीन निकाल ही देंगे, अर्जेंटली रिमूव कर देंगे, और वैक्सीन जो होगी वो एज सुन एज पॉसिबल देंगे, और डिस्चार्ज करने से पहले पहले तो मस्ट देनी पड़नी है। अब स्प्लीनेक्टमी किस तरह हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक भी हो सकती है, ओपन सर्जरी के साथ भी हो सकती है। ओपन स्प्लीनेक्टमी में क्या होगा, इसमें हम इंसिजन दे सकते हैं, या अपर मिडल इंसिजन या फिर लेफ्ट सब कॉस्टल इंसिजन, इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी। इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी का मतलब है कि हमने आराम से बैठ के तसल्ली से डिसाइड किया है, इलेक्ट किया है कि इस पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई सिकल सेल का पेशेंट था, तो हमने तसल्ली से बैठ के डिसाइड किया दिस इज़ इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी। अब इसमें होगा क्या कि हमने पढ़ा स्प्लीन के 2 लिगामेंट्स होते हैं, एक गैस्ट्रो स्प्लीनिक, दूसरा इलो रीनल। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट को हम सबसे पहले ओपन करेंगे। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट को सबसे पहले ओपन करेंगे। अब गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के क्या क्या कंटेंट्स है, इसमें हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होंगी, उन्हें हम लाइगेट करेंगे। सो इन गैस्ट्रिक वेसल्स को लाइगेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि स्प्लीन को उसकी अपनी ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रही है, वो स्प्लीनिक आर्टरी से मिल रही है, स्प्लीनिक वेसल से मिल रही है, तो हम इन्हें भी लाइगेट कर देंगे एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पैंक्रियाज। फिर हम देखेंगे दूसरा लिगामेंट था, दैट इज़ लाइनोरीनल लिगामेंट। ये कहाँ पे होता है, ये पोस्टीरियर साइड के ऊपर होता है। इस लिगामेंट को भी हम डिवाइड कर देंगे सीजर से। इस लिगामेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि पैंक्रियाज की टेल होती है, सो पैंक्रियाज को भी हम इससे सेपरेट कर देंगे, और इसके अंदर जितनी हाइलर वेसल्स हैं, वो वेसल जो स्प्लीन के अंदर घुस रही हैं, उन्हें भी हम लाइगेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और देन स्प्लीन को रिमूव कर देंगे। तो सिंपली हमने किया क्या है कि 2 लिगामेंट को ओपन किए, उनके अंदर जितनी वेसल्स थी उन्हें लाइगेट किया, स्प्लीनिक वेसल को लाइगेट किया, और फाइनली हमने जो हाइलर वेसल्स हैं स्प्लीन के अंदर घुस रही हैं उन्हें लाइगेट किया, और स्प्लीन को रिमूव किया। अब अगर इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी करनी पड़े तो फिर क्या करेंगे, जो पोस्टीरियर साइड है लाइनोरीनल लिगामेंट की, उसको पहले डिवाइड करेंगे ब्लंट डाइसेक्शन से, फिर अंदर उंगली डालेंगे, और बाकी प्रोसीजर जो है वो वैसे ही करेंगे जिस तरह इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी की है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इमरजेंसी में पहले हम लाइनोरीनल लिगामेंट को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी की है क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इंट्राऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान, हैमरेज हो सकता है, बावल को इंजरी हो सकती है, कोलॉन को हो सकती है, स्टमक को हो सकती है, टेल ऑफ पैंक्रियाज को हो सकती है, या डायफ्राम को इंजरी हो सकती है। अर्ली पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन में एटिलैक्टेसिस हो सकता है, नमूनिया हो सकता है,
प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है। इस तरह हमने पेशेंट को डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस दिए थे, सो डीवीटी हो सकता है। सफरेनिक एब्सेस हो सकता है, वून इन्फेक्शन, वून ना हील हो, हीमाटोमा हो जाए। उसके अलावा पोस्ट ऑफ आइलियस हो सकता है और पोस्ट ऑफ गैस्ट्रिक डायलिटेशन हो सकती है। लेट पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या है? वेल इसमें हमारे पास आ सकता है ऑप्सी, OPSI, विच इज़ अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन। अब जब स्प्लीन हम रिमूव कर देते हैं ना, तो पेशेंट जो है वो बड़ा वुलनरेबल हो जाता है, उसको एनकैप्सुलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो अच्छी तरह इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें होगा क्या कि पेशेंट को सबसे पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे और वो इतना जल्दी रैपिडली प्रोग्रेस करेंगे कि पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग सेप्सिस हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी विद इन 12 to 48 आवर्स। और ये क्यों हुआ है? ये बिकॉज ऑफ एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हुआ है आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं? वेल स्टेपनीमो हो सकता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो सकता है और नाइसीरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब ये जो ऑप्सी का रिस्क है ये यंग पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर इसकी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर लें और अर्ली रिकग्नाइजेशन कर लें और हाई डोज एंटीबायोटिक्स एज ट्रीटमेंट दे और सपोर्टिव मैयर्स करें तो पेशेंट जो है वो बच सकता है। अब इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? वेल इसका बेहतरीन तरीका यही है कि ऑप्सी को अवॉइड करें, पहले ही वैक्सीनेशन करा दें और पहले ही एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की तरफ चले जाएं। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो ये किन में करना है? उन लोगों में करना है जो कि 5 साल से छोटे हैं। और प्रोफाइलैक्सिस में करना क्या है कि इसमें पेनिसिलिन देनी है और 10 साल तक देते रहना है, और जो बड़े बच्चे हैं उनमें 16 साल तक पेनिसिलिन देते रहना है। सो प्रोफाइलैक्सिस में सिंपली पेनिसिलिन देनी है, अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं 10 साल तक देनी है, और अगर बड़े बच्चे हैं तो 16 साल तक पेनिसिलिन देते रहना है। वैक्सीनेशन जैसे ऑलरेडी बात की, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निमोकोकस और मेनिंजोकोकस, इसको देना है 1 से 2 हफ्ते सर्जरी से पहले। नीमोकोकल वैक्सीन और मेनिंजोकोकल वैक्सीन को रिपीट करना है हर 10 साल बाद। और अगर स्प्लीनेक्टमी हमने कर दिया इमरजेंसी में तो फिर क्या करना है? एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीनेशन देनी है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स की स्प्लीनेक्टमी होती है उन्हें मलेरिया बहुत जल्दी हो जाता है, सो उन्हें कहना है कि मलेरियल प्रोफाइलैक्सिस अच्छी तरह करें, क्योंकि मलेरिया में क्या होता है, ये सारा साइकिल आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी ने स्प्लीन के अंदर जाकर फटना होता है। स्प्लीन ही हमने रिमूव कर दिया तो आरबीसी का लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर जाएगा, और आरबीसी के अंदर कौन सा होता है? मलेरिया होता है। सो मलेरियल प्रोफाइलैक्सिस, इन पेशेंट्स को मलेरिया का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, सो इन्हें कहना है कि एंटी मॉस्किटो बैरियर्स लगाएं, फिजिकल मेथड्स यूज़ करें, उसके अलावा एंटी मलेरियल थेरेपी वगैरह करें। नेक्स्ट वी हैव स्प्लीनिक इन्फार्क्ट। अब स्प्लीनिक इन्फार्क्ट क्यों हो सकता है? वेल पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हो सकती है, सिकल सेल अनीमिया हो सकता है, और वास्कुलर ऑक्लूजन हो सकती है पैंक्रियाज की वजह से, या माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम हो सकता है। सो इन सारे केसेस में स्प्लीनिक इन्फार्क्ट हो सकता है। पेनलेस एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है, और पेन जो होगी वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे होगी। इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा? कंट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन आएगा, और ये क्या दिखाएगा? परफ्यूजन डिफेक्ट, स्प्लीन के अंदर परफ्यूजन नहीं हो रही, हो सकता है वहाँ पर थ्रोम्बस पड़ा हो। सो ट्रीटमेंट क्या है? कंजर्वेटिव, अगर इन्फार्क्ट जो है वो नॉर्मल सा है, ठीक है, अभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ, और अगर इन्फेक्शन हो गई है, एब्सेस बन गया, तो स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनिक एब्सेस की बात करें तो एब्सेस कहाँ कहाँ से बन सकता है? इन्फेक्टेड कोई एम्बोलस बॉडी में फिरा था वो स्प्लीन में चला गया, टाइफाइड हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। वेल इसमें सिकल सेल अनीमिया वाले पेशेंट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। ओटाइटिस मीडिया हो गया, स्प्लीनिक एब्सेस बन सकता है। पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस हो गई है, एंडोकार्डाइटिस में भी स्प्लीनिक एब्सेस बन सकता है। अब जब भी एब्सेस होगा तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स, सो राइगर्स एंड चिल्स इज़ मस्ट। फीवर होगा, राइगर्स चिल्स होंगे, स्प्लीनोमेगली होगी और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी। इन्वेस्टिगेशंस में किन इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे? सीटी स्कैन की तरफ जाएंगे और अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें, एब्सेस है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक हुआ है नहीं हुआ तो एस्पायर कर लेंगे अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, और अगर एस्पिरेशन से भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर स्प्लीनेक्टमी करेंगे। अगर स्प्लीनिक आर्टरी एनरिज्म की बात करें, एनरिज्म क्या होता है? डायलिटेशन होती है बलून लाइक। सो स्प्लीनिक आर्टरी एनरिज्म जो होता है ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान ये रप्चर कर सकता है। अब एनोरिज्म अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। हाँ, अगर एनोरिज्म 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, सिम्प्टोमेटिक है, पेन दे रहा है, या फिर पेशेंट प्रेग्नेंट होने वाली है, तो हम फिर क्या करेंगे? 2 तरीक़ों से इसको ट्रीट कर सकते हैं, या तो एम्बोलाइज कर दें या लाइगेट कर दें। अब अगर एम्बोलाइज करेंगे तो इसे कहेंगे परकुटेनियस एम्बोलाइजेशन, या फिर हम एनोरिज्म के प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेगमेंट्स की लाइगेशन कर देंगे। जब लाइगेशन कर देंगे अंदर खुद ही थ्रोम्बस हो जाएगा और एनोरिज्म जो है वो श्रिंक कर जाएगा। सो एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, लाइगेशन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली स्प्लीनेक्टमी भी कर सकते हैं, सिर्फ उन केसेस में जो सिम्टोमेटिक हैं।
इसके बाद आईटीपी है विच इज़ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। इसमें होता क्या है कि लो प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन बोन मैरो जो होता है ना वो नॉर्मल होता है, और बाकी जितनी कॉजेज़ है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वो एब्सेंट है। सो इसका मतलब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून है तो इसमें कोई ना कोई एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ये एंटीबॉडीज़ जो है प्लेटलेट्स की ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट बन जाती हैं, और प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट की रेजोल्यूशन 2 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। क्रॉनिक फेज़ जो है वो 6 से 9 महीने तक चलता है। अब अगर आईटीपी के क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ फीमेल में ज़्यादा होती हैं, सो इट्स गोइंग टू अफेक्ट फीमेल्स। उसके अलावा पेशेंट जब भी प्रेजेंट करेगा तो प्लेटलेट डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना उनके अंदर सुपरफिशियल ब्लीडिंग, स्किन मैनिफेस्टेशन वगैरह वगैरह होते हैं। और जितने भी क्लॉटिंग डिफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर डीप वूंड की जितने भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो गई, डीप मसल्स के अंदर ब्लीडिंग हो गई। सो क्योंकि ये प्लेटलेट डिसऑर्डर है, इसके अंदर सिर्फ सुपरफिशियल जो होगी ब्लीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल एक्केमोसिस हो सकती है स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में। एपिस्टैक्सिस ये भी सुपरफिशियल है। मेनोरॉजिया हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर वूंड हो सकती है। और स्प्लीन जो होगी ना वो पैल्पेबल मिलेगी क्योंकि प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। और ग्रॉस स्प्लिनिक एनलार्जमेंट हो सकती है, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, स्प्लीनेक्टमी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, प्लेटलेट काउंट्स चेक करेंगे तो कम होगा, और बोन मैरो को चेक करेंगे तो अंदर मेगा कैरियोसाइट्स बहुत ज़्यादा होंगे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन रिफ्लेक्स टू द डिस्ट्रॉइंग प्लेटलेट्स। और ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो पीडियाट्रिक ग्रुप में ये जल्दी से खुद ही रिग्रेस कर जाता है, वरना फिर हम जो है स्टीरॉयड्स की तरफ जा सकते हैं, या इसके अलावा स्टीरॉयड से आराम नहीं आया तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। अब सर्जरी हम क्यों करेंगे, पहली बात हमने स्टीरॉयड दिया और 2 दफ़ा दिया और दोनों दफ़ा रिलैप्स हो गया, फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। या फिर आईटीपी क्रॉनिक फेज से भी ज़्यादा चला गया, क्रॉनिक 6 महीने तक होता है, ये 6 से 9 महीने तक चला गया, ठीक नहीं हो रहा, फिर भी हम सर्जरी करेंगे। या थर्ड, हमने स्टीरॉयड दिए फिर भी प्लेटलेट काउंट जो है वो लो है, प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे। नेक्स्ट इज़ द हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। स्फेरोसाइटोसिस का मतलब है इस पर आरबीसीज जो होंगे राउंड होंगे, स्फेयर होंगे। नॉर्मली होता क्या है कि कुछ टेथरिंग प्रोटीन्स होती है, स्पेक्ट्रिन, एंकरिन, ये सारी क्या करती हैं, आरबीसीज मेम्ब्रेन को खींच के रखती हैं, टेदर करके रखती हैं और साइटोप्लाज्म के साथ जोड़ के रखती हैं। अब अगर ये स्पेक्ट्रिन, एंकरिन, ये सारी टेदरिंग प्रोटीन नहीं होंगी तो मेम्ब्रेन जो होगी आरबीसीज की वो अपनी बाई कन्वेक्स शेप जो है वो लूज़ कर देगी और आरबीसीज गोल हो जाएंगे। इस केस में आरबीसीज की परमिएबिलिटी जो है सोडियम के अगेंस्ट वो इंक्रीज़ कर जाएगी, सोडियम जल्दी से सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, और क्योंकि जब सोडियम एंटर होगा तो अपने साथ साथ पानी भी लेके आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होता है और आरबीसीज जो होते हैं वो फट जाते हैं। सो इसको टेस्ट किस तरह करेंगे, फ्रेजिलिटी टेस्ट के थ्रू। सो अब इस कंडीशन में नॉर्मली हो क्या रहा है कि आरबीसीज बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, और जब वो स्प्लीन में से गुजरते हैं क्योंकि इन्हें मनूवर करके गुजरना पड़ता है, डायबिटीज़ करके ऐसे ऐसे औखा सौखा लग के गुजरना पड़ता है, तो फिर ये जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो यूजुअल प्रेजेंटेशन क्या होगी, पेशेंट जो है जॉन्डस के साथ प्रेजेंट करेगा, और ये जो जॉन्डस होगा दिस इज़ गोइंग टू बी प्री हेपेटिक जॉन्डस, दैट्स बिकॉज ऑफ हेमोलिसिस। इसमें स्टूल का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ यूरिन जो है वो डार्क रहेगी। अनीमिया होगा, स्प्लीनोमेगली होगी, गाल स्टोन्स होंगे, और सम केसेस में आरबीसीज क्राइसिस हो सकते हैं। अब क्राइसिस का क्या मतलब, पेशेंट को पायरेक्सिया बुखार होगा, एब्डोमिनल पेन, नोजिया और एक्सट्रीम पैलर होगा और जॉन्डस होगा। नाउ दिस इज़ क्राइसिस। अब अगर कोई छोटा बच्चा हमारे पास गाल स्टोन्स के साथ आता है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के लिए। डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे, पहली बात हिस्ट्री लेंगे, दूसरी बात टेस्ट करेंगे। अगेन कौन सा टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। नॉर्मली आरबीसीज क्या करते हैं 0.47 से लाइन में रप्चर कर जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, हेमोलिसिस 0.6 सोल्यूशन में ही हो जाएगी। फीकल यूरोबिलिनोजन देखेंगे लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं, और स्प्लीनेक्टमी के बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और देखेंगे कि गाल स्टोन्स तो नहीं बने, और गाल स्टोन्स क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें हेमोलिसिस हो रही है, ज़्यादा बिलीरुबिन बन रहा है। सो बिलीरुबिन वाले जितने भी गाल स्टोन्स होंगे वो इसके अंदर बनेंगे।